ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन ब्लड। अब ह्यूमन ब्लड के अंदर कल तक हम लोगों ने पढ़ा था हार्ट की पोजीशन। हार्ट की पोजीशन पढ़ ली थी, फाइन। उसके बाद में क्या क्या पढ़ लिया था? हार्ट जो है वो पूरा का पूरा मस्कुलर पंप होता है ना। और ये जो मस्कुलर पंप होता है ये ऑल्टरनेटिवली क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, और जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट होती है। तो हार्ट बीट को हम लोग क्या कहते हैं? लब डब बोलते हैं। फाइन, चलो तो अभी हार्ट का डायग्राम बनाएंगे। कैसा पसंद है हार्ट तुमको? वो नहीं पूछा, कलर बोला। रेड बना लूं? पर्पल बना दूं? वो हल्का गुलाबी होता है। हल्का गुलाबी होता है, ब्लू भी होता है, काला समझने से मतलब या कलर तुम्हारा हार्ट तो ऐसे होता है। बातें नहीं। बढ़ो। तुम हार्ट की तरह क्यों हो? ऐसे बैठी हूँ और मैं ऐसे घूम गई हूँ। दिल की तरह क्यों हो टेडी? यहाँ आ जा। जगह ही जगह बन गया भाई, बन गया इजी। तो ये आपका यानी ह्यूमन का हार्ट है। ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। उसके अंदर 2 होते हैं ऑरिकल और 2 होते हैं वेंट्रिकल। फाइन। तो ऊपर वाले आपको नजर आ रहे हैं 2 ऑरिकल, जहां पे मैंने ए लिखा हुआ है, और नीचे वाले जो है वो है वेंट्रिकल। आपका पूरा का पूरा हार्ट जो होता है बेटा 2 लॉन्गिट्यूडनल हाफ के अंदर बटा हुआ होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है इस तरह से। तो ये जो चारों चेम्बर है हम इनको डिवाइड कैसे करते हैं? राइट वाला हार्ट और लेफ्ट वाला हार्ट। तो राइट में हमारे पास में राइट वाला ऑरिकल है, वैसे ही राइट वाला वेंट्रिकल हो जाएगा। लेफ्ट के अंदर जाएंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर आ जाता है, लेफ्ट वाला ऑरिकल और लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब हमारे जो ऑरिकल्स होते हैं वो हमेशा रिसीविंग चेम्बर्स होते हैं, यानी कि जहां पर ब्लड सबसे पहले आता है। ठीक, तो पहले हम लोग बात करते हैं अपने राइट वाले ऑरिकल की। जब भी राइट वाले हार्ट की बात करोगे हमेशा याद रखना यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड आएगा, और जब भी लेफ्ट की बात करोगे तो यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो राइट वाले ऑरिकल के अंदर 2 बड़ी बड़ी वेन्स आके ओपन होती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और ये आएगी इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा आपकी अपर बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आती है,
और इंफीरियर वेना कावा आपकी लोअर बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आती है। अब क्योंकि बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके आ रहा है तो ये ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मोर, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं इम्प्योर। आप एक टर्म और यूज करेंगे, डीऑक्सीजिनेटेड। क्लियर है? डीऑक्सीजिनेटेड। फाइन। ओके, जब हम लेफ्ट वाले ऑरिकल की बात करेंगे तो यहां पर ओपन होती है हमारी 1 2 3 4 पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स जो है वो हमेशा प्योर, या सेकेंड टर्म आप इस्तेमाल करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर लाके डालेगी। क्लियर है? फाइन। तो एक साइड जो है वो हमारा इम्प्योर ब्लड से भरता है, दूसरा साइड जो है वो प्योर ब्लड से भर गया। मैम ये जब निकलती है तब तो एक ही होती है ना? कहाँ से? यहाँ से, फिर बाद में जाके बढ़ती है। ये निकल नहीं रही बेटा, ये आ रही है। हाँ वो भी, पर लंग से निकलती है तो लंग से निकलती है तो एक होती है, पर यहाँ पर आते आते तो 4 बढ़ जाती है ना। तो हम लोग तो ऐसे बोलते हैं 4 पल्मोनरी वेन है। आने वाला देखेंगे ना, अब यहाँ से ये निकल के तो आगे कहीं पे भी बटे ना, यहाँ से कितनी निकल रही है वो हम देखेंगे हार्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। चलो जी, ऊपर कैसा ब्लड आ गया, यहाँ पर आ गया CO2 वाला, यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन वाला। फाइन। अब यहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा और यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। ठीक, बीच में मैंने दरवाजे बनाए हैं, वो दरवाजे आपको दिख रहे हैं? तो दरवाजों के नाम बता दो। ट्राइकस्पिड और कौन सा है ट्राइकस्पिड? ये आर से आर भी, आर और आर बी ट्राइकस्पिड वो वाला बाइकस्पिड वाल्व, और इसे हम लोग बोलेंगे बाइकस्पिड बाइकस्पिड। एक और नाम होता है ना, हाँ माइट्रल वॉल। वॉल यानी कि एक दरवाजा लगा हुआ है इसके ऊपर। आ गया? तो ब्लड पहले ऊपर था, अब ब्लड कहाँ आ गया? नीचे आ गया। आ गया? तो अब राइट वाले वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वाले के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो राइट वाला वेंट्रिकल है इससे निकलती है एक पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वाले से निकलती है मेन आउटर, हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। इजी। हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसा जो मैंने छोड़ दिया? ऊपर कुछ होता है, ऊपर क्या होता है? लाल लाल डायग्राम फेस में था। गेट्स बनाए थे और कुछ मैम नहीं। आली नीले के बीच में ये पट्टी होती है। एग्जैक्टली ये डायग्राम सब लोगों ने बना लिया। चलो, ऊपर वाले आपके दोनों के दोनों हैं ऑरिकल या एट्रियम जिन्हें बोलते हैं। तो दोनों ऑरिकल भी एक दूसरे से सेपरेटेड है। आपको ये नजर आ रहा है दिस, इसे हम लोग बोलेंगे इंटर ऑरिक्यूलो सेप्टम। सिमिलरली नीचे वाले दोनों के दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेटेड है, जिन्हें हम लोग बोलेंगे इंटर वेंट्रिक्यूलो सेप्टम। हर एक ऑरिकल हर एक वेंट्रिकल से भी सेपरेटेड है, तो इसको भी और इसको भी आप बोलोगे
ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्ट। क्लियर? तो चारों चेम्बर जो है वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, इसीलिए हम बोलते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट है हमारा। क्लियर? और कुछ? वो डॉर्सल और वो कहाँ पर? डॉर्सल आउटा, वो डॉर्सल आउटा हमारे अंदर नहीं होती है, लोअर एनिमल्स के अंदर होती है, हमारे अंदर डॉर्सल आउटा नहीं होती बेटा। हमारा तो हार्ट ही वेंट्रल पोजीशन पे होता है। हमारा हार्ट कहाँ है? पीछे ही आगे? बता। पीछे नहीं बेटा, मैं ये बोल रही हूँ सरफेस, बॉडी का सरफेस सुनो। एक होता है ये वाला सरफेस जिसे हम लोग बोलते हैं वेंट्रल, और एक होता है पीठ वाला सरफेस जिसे बोलते हैं डॉर्सल। तो हमारा हार्ट कहाँ है? वेंट्रल साइड में। तो हमारी डॉर्सल आउटा नहीं होती। डॉर्सल आउटा किनकी होती है? जिनका हार्ट डॉर्सल साइड में होता है। क्लियर? लोअर एनिमल्स में होता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब देखो, ये हमारी कुछ मेजर ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें से पहली होती है आर्टरीज। आर्टरीज में हमेशा और हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये हमारे हार्ट से प्योर ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करती है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये रेड कलर जो आपको बनाया है ये इंडिकेट करता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपकी जो आर्टरीज होती है उनका ब्लड हम लोग कभी नहीं देखते, क्योंकि आर्टरीज हमेशा डीप होती है। आर्टरीज का ब्लड हमेशा बहुत चटकीला लाल कलर होता है ना, उसका होता है। जब भी हम वेन्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये क्या करती है? बॉडी से लेकर जाती है ब्लड को हार्ट तक। और क्योंकि हमारे बॉडी से इस ब्लड को कलेक्ट किया जा रहा है, इसके अंदर ब्लड जो होता है वो हमेशा होता है डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर है? तो जो भी ब्लड की वेसल आप अपनी स्किन पे देखते हो और आपको लगता है हरे रंग की है, लाल रंग की, लाल तो दिखती नहीं है ना, कैसे कलर की दिखती है? हरी या नीली। तो उसके अंदर कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। तो नीले रंग का खून हो नहीं रहा है, ऐसे मत सोचना यहाँ से हाथ काटेंगे तो नीले रंग का ब्लड बाहर निकलेगा, नहीं। पर वो जो ब्लड होता है उसका कलर हमेशा डार्क रेड होता है, इतना ब्राइट नहीं होता। तो वो दिखने में हम लोगों को कैसा लगता है? नीले रंग का। अब ये तो हो गया जो डीऑक्सीजनेटेड है या ऑक्सीजनेटेड है। तो अब जो एक्सचेंज होता है बेटा वो हमेशा होता है कैपिलरीज पे। ये हमारी सबसे बारीक या हम ऐसा बोल सकते हैं टाइनीएस्ट ब्लड वेसल्स जो होती है वो कौन सी होती है? कैपिलरीज। और जितना भी एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, न्यूट्रिएंट्स का सारा एक्सचेंज जो है वो किस लेवल पे होता है? कैपिलरी के लेवल पे। आर्टरीज कभी भी एक्सचेंज नहीं करती और ना ही एक्सचेंज वेन के लेवल पे होता है। हर एक एक्सचेंज कहां पर होगा? तो जब आप अपनी अंगुली को प्रिक करते हो तो उसके अंदर क्या निकलेगी? वेन निकलेंगी या कैपिलरी निकलेगी? पक्का वेन निकलेंगी। और जब आपकी स्किन जो है वो रगड़ा मार के छूट जाती है तो वहां पे नुकसान किसका होता है? कैपिलरीज का। सीधा सीधा अगर आप अपनी सब फिसले हैं ना कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि आज तक मैडम मैं तो कहीं गिरी भी नहीं और गिरा भी नहीं हूँ। हम गिरे पड़े लोग ही नहीं है ना, सब रगड़े खाए ना कहीं चोट लगती है। तो जब हमको चोट लगती है तो हमें तो पता भी नहीं चलता खून निकलता है क्या? आधे से ज्यादा बार खून भी नहीं निकलता। और अगर खून निकलेगा भी ना तो वो इतना ही निकलेगा कि हाँ बस ऐसे ऐसे किया और खत्म। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं और वो होती है कैपिलरीज। लेकिन जब आप अपनी उंगली को प्रिक करते हो तो उंगली को प्रिक करने से ऐसा तो नहीं है 2-4 मिलीलीटर खून निकल जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर वेन्स होती है, और वेन्स भी नहीं होती, वेन्यूल्स होते हैं। लेकिन जब आपको ब्लड 5 से 6 ml निकालना होता है तो डॉक्टर हमेशा यहीं से ब्लड निकालता है। वो उंगली को प्रिक करके निकाल सकता है 5 ml ब्लड? नहीं। डायबिटीज तो उसमें कितना ब्लड निकलेगा? एक ड्रॉप भी बहुत मुश्किल से निकलता है। तो यहाँ पर
ये सब लेवल जो है वो थोड़े 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 कम होते जाते हैं। आर्टरीज हमेशा हमारी बॉडी के अंदर अंदर होती हैं, मतलब अगर हाथ में बहुत डीप अगर कोई कट लगा तो शायद आर्टरीज के अंदर चोट लगेगी, वरना आर्टरीज ऊपर होती ही नहीं है। तो जितनी भी स्किन के अंदर आपको ये कहते हो ना आप नस दिख रही है, वो सारी की सारी क्या है, हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब ये तो समझ में आ गया हमको, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन हम लिखेंगे पल्मोनरी लगा के। बस आपको पल्मोनरी ही लगाना है आगे। जहां पर भी आपने पल्मोनरी लगा दिया वहीं उसका काम बदल गया। तो यहां पर हो जाएगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और यहां पर हो जाएगी पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर? हो गया? बड़े आगे। लास्ट चीज, डबल सर्कुलेशन। इस डबल सर्कुलेशन पे एनडीए और सीडीएस दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है। सो व्हाट डबल सर्कुलेशन, हिंदी में हम लोग बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। सो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड जाता है वो हमेशा हमारे हार्ट से 2 बार होकर निकलता है, ठीक है? और क्योंकि वो 2 बार हमारे हार्ट के अंदर एंटर करेगा और बाहर निकलेगा, तो हम इसे बोलते हैं ये हमारा डबल सर्कुलेशन है। फाइन? ये आपका हार्ट है, कहां से शुरू करना चाहोगे, लेफ्ट से या राइट से? राइट से? राइट। राइट के अंदर ब्लड आया कहां से? बॉडी से आया। कौन लेकर आया? वेना कावा लेकर आ गई। कैसा ब्लड लेकर आए? CO2 लेकर चलेगा। अब आपके ऑरिकल के अंदर आ गया, वेंट्रिकल के अंदर आ गया। वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? ये क्या है? कहाँ जाएगी? लंग्स तक चला गया ब्लड। लंग्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से खींच लेंगे और ब्लड के अंदर क्या डाल देंगे? डाल दिया। चलो, तो यहां तक चले गए। अब लंग्स से जो भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ है, हमारा ऐसे बोल सकते हैं शुद्ध हुआ है या प्योर हुआ है, उसे कलेक्ट कौन करेगा? पल्मोनरी वेन ले आए। पल्मोनरी वेन लाके उसको कहाँ डालेगी? लेफ्ट साइड के ऑरिकल में। लेफ्ट साइड के ऑरिकल से आ जाएगा लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से जाता है एओर्टा और जाएगा हमारी बॉडी को। अब यहां पर हुआ क्या है कि अगर हम इस तरह से भी देखते हैं, बॉडी से सारा का सारा ब्लड कलेक्ट हुआ, ब्लड कलेक्ट होके हार्ट में आया, हार्ट से चला गया लंग्स को, लंग्स से कलेक्ट होके आया वापस लेफ्ट हैंड साइड वाले हार्ट पे, लेफ्ट हैंड साइड से चला गया बॉडी से और बॉडी को वापस कलेक्ट किया यही। तो ये जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन है, क्योंकि इसके अंदर एक बार जब हमारा ब्लड सप्लाई होगा तो वो हमारे हार्ट से 2 बार गुजरेगा या हार्ट के अंदर 2 बार एंटर करता है, तो हम उसे बोलते हैं ये हमारा डबल सर्कुलेशन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है बेटा कि मैमल्स के अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, यानी कि हमारे अंदर। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आपका ये जो राइट हैंड साइड वाला वेंट्रिकल है, इससे जो ब्लड निकलेगा वो कहाँ जाएगा? तो वो हमेशा कहाँ जाएगा? लंग्स में। और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो हमेशा कहाँ जाएगा? बॉडी को। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर?
इसको पूरा का पूरा एरो बना के कोर्स ऑफ सर्कुलेशन बना के लिखोगे। लिखो, कहीं भी एक साइड से शुरू कर लो, पहुंचोगे वहीं से। इनकी स्क्रीनशॉट लेके भेजनी चाहिए, मैं सर को दिखाऊंगी। लड़ रहे हैं? मैं फैन हूँ। ये देखो, तू कौन है? मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। सीरियसली इनकी स्क्रीनशॉट लेके देखनी चाहिए। तेरा ये देखो, देख नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? बता, तू क्या करेगा? अब यहीं पे देखना, पंच वन शुरू करेंगे। दोनों सेम इंसान। एक तो गौरव है ना, और एक ज्योति मैम जिंदाबाद है। ये देखो, हार्ट तो अभी किसी के पास नहीं है, मैं बड़ा हद्दी है। क्यों? गौरव है ना? हाँ मुझे मालूम है गौरव है, लिखा हुआ आ रहा है ना गौरव का नाम। नहीं दोनों ही। अच्छा, दोनों ही गौरव है। तो इनका स्क्रीनशॉट लेके अभी ये चैट जो है ना, स्क्रीनशॉट लेके डालूंगी मैं। हाँ, फिर पूछ रहे हैं आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हैं? ऐसे ही मैं पढ़ती हूँ ना, इसलिए तुम भी पढ़ो, पास हो जाओगे, कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे। बन गया सबका कोर्स ऑफ सर्कुलेशन? नहीं, कहीं हटके पहुंच गए सब लोग वापस हार्ट तक तो पहुंचे? ऐसा कोई जैसे ब्लड बीच में कहीं छोड़ दिया? आ गया? क्लियर? चलो अब मुझे ये बताओ कि पूरे ब्लड के अंदर या अपना ये जो हार्ट वार्ट जो भी हम लोगों ने पढ़ा, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई या मुझे जो समझाना चाहते हो? क्या हो गया? देखो हाँ मैम एक हृदय के ऊपर आवरण होता है ना, हाँ, वो रक्षा करता है। अभी बना देती हूँ। हाँ, और कुछ? RH क्या होता है? RH RH फैक्टर, रीसर्च फैक्टर, होता क्या है? वापस बताओ। वापस बता दूँ? ओके, और कोई कुछ ऐसा कि भाई ये मैम समझ में नहीं आया, ये अगर आप मेरे को बता दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैम वो हर्ट एक बार आया, सॉरी ब्लड आया एक बार हर्ट के अंदर, फिर वो लंग्स में गया, जब CO2 निकल गया तो फिर से हर्ट में इस साइड क्यों गया? तो कहाँ जाएगा फिर? बेटा देख, मेरी बात सुन, वो मेरी बात सुन। अपने पास में ना दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो पंप है और है तुम्हारे पास में पाइप। पाइप का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लेके जाना। अगर पंप नहीं होगा तो पाइप के अंदर पानी कहाँ से आएगा? तो यहाँ पंप कौन है? हार्ट। और पाइप कौन है? वेसल्स, आर्टरीज भी, वेन्स भी। अब हार्ट आपके पास में एक ही है, भगवान ने दो पंप तो लगाए नहीं है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए। नहीं, उन्होंने सबसे अच्छा काम हमारा क्या किया कि हमारे हार्ट को इस तरह से दो भागों में बांट दिया। ठीक, तो पहले यहाँ आ जाएगा, लंग्स को चला जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा। इतना अच्छा सिस्टम एक में करके दे दिया ना। सोचो बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है। नहीं तो दो दो दिन लेके घूमते फिर और मुश्किलें होती, दो सर्जरीज होती, हिस्से की क्या बात है, दो के पेस मेकर लगाने पड़ते, दो की सर्जरी होती। फिर डॉक्टर बोलता है आपका दिल खराब हो गया है, तो बोलते कौन सा वाला, ऑक्सीजन वाला या कार्बन डाइऑक्साइड वाला? अगर ऑक्सीजन हो तो खराब है, नहीं होता। हाँ, और उसमें भी भारतीय हैं जो ऑपरेशन करवाने से पहले 4 बार सोचते हैं, तो उनको लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला खराब है, चलो चलते रहने दो, ऑक्सीजन वाला ठीक चल रहा है मेरा या नहीं। ऐसे ही होता तो बस क्यों नहीं होता? यही होता है। अभी के लोग ही 4-5 लेके ये तो कहने की बातें हैं। उससे पूछो बेचारे का वास्तव में जिसका दिल खराब हो गया है, बताएगा तुमको कि कितने दिल है, 3 है या 4 है, कोई नहीं आता। चलो बच्चा, तो इसीलिए ये 2 बार इसके अंदर एंटर कर रहा है। हाँ जी, और कौन? पेरिकार्डियम।
चलो, तो जो भी बेटा, क्योंकि देखो आपकी बॉडी में मैक्सिमम जो ऑर्गन है ना वो एक बहुत छोटे से हिस्से के अंदर फिट है, और वो छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर जाके आपकी नेक खत्म होती है, वहाँ से लेकर जहाँ से आपके पैर शुरू होते हैं, बस ये इतना सा हिस्सा है जिसमें आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन हैं, ब्रेन को छोड़कर। ब्रेन को एक अलग खोपड़ी दी गई है रहने के लिए, बाकी आपके हार्ट, आपका फेफड़े, उसके बाद में आपका स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, आपके के सारे गोनर्स, ये सब चीज़ें जो है ना वो इतने से हिस्से के अंदर फिट कर दी। तो नेचुरल सी बात है, काम भी सबको एक साथ में करना है। ऐसा थोड़ी ना है दिल कहेगा कि अच्छा 1 घंटा पहले मैं धड़क लेता हूँ, उसके बाद में फेफड़ों को बोलेगा अब तू सांस ले ले। काम भी सबको साथ साथ करना है। तो जब ये लोग इतने अच्छी तरह से काम करते हैं और लगातार काम कर रहे हैं बिना रुके, है ना, तो नेचुरल सी बात है कि कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से टकराएंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके लंग्स कहाँ हैं, तो लंग्स भी वही है बेटा जहां आपका हार्ट है। नेचुरल सी बात है। और लंग्स भी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हालांकि उतना रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते जितना हार्ट होता है, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारा हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से टकराएंगे। तो इनके लिए एक एडिशनल कवरिंग होती है। जब हम हार्ट की बात करते हैं तो इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब होता है सराउंड करना, हम बोलते हैं ना पेरीफ्री है ना, परिधि है, तो किसी भी चीज को घेरने वाला। और कार्डियम का मतलब होता है हमारा रिलेटेड टू हार्ट। तो हार्ट की कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक, हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में जो भी स्पेस है उसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर भरा हुआ होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये फ्लूइड क्या करेगा, जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा, इसको फ्रिक्शन से बचाता है। तो हार्ट अपना काम करता रहेगा, हमारे लंग्स अपना काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्लियर है। अब जब हम लंग्स पढ़ेंगे तो लंग्स के चारों तरफ भी ऐसी कवरिंग होती है, उसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ होता है। वो काम क्या करेगा, लंग्स को बचाने का काम करेगा। तो वैसे ही ये एक कुशन की तरह काम करता है। क्लियर। हटा दूं इसको, चलो क्या रह गया, आरबीसी। क्या नहीं समझ में आया आरएच फैक्टर में, वो बता। आरएच फैक्टर ही नहीं समझ में आया। अच्छा, ये समझ में आया कि ये ए एंटीजन है और ये बी एंटीजन है, और हमारा ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है, ये एंटीजन। अभी क्या ब्लड ग्रुप होना चाहिए इस बेचारे का, AB। अब इस AB के अलावा एक तीसरा एंटीजन और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं RH एंटीजन। सिमिलरली जैसे ये है वैसे ही वो है। अब ये एंटीजन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था बंदर के अंदर, रीसस मंकी के अंदर। तो हम लोगों ने इसको नाम दे दिया, हम लोगों ने मतलब कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको नाम दिया RH एंटीजन। सो अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है तो यू आर पॉजिटिव फॉर RH और RH पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो यू आर नेगेटिव फॉर दिस RH। तो हमारे ब्लड ग्रुप को क्या लिखते हैं, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। तो वो क्या बना देता है, हमारा ब्लड के ग्रुप के को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। पहले हम 4 पढ़ रहे थे, अब हमारे पास में कितने हैं, 8 ब्लड ग्रुप है। यहाँ तक ठीक है। और कुछ और मैम इसका क्या बोलते हैं, बर्थ पे, बेबी के बर्थ पे क्या फर्क पड़ता है? बेबी के बर्थ पे ये फर्क पड़ता है बेटा कि जब RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव फादर है, और बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये RH पॉजिटिव वाली जो RBC है ये मदर की बॉडी के अंदर जाएगी और बनाएगी एंटी RH एंटी बॉडीज। बना दिया।
मदर की बॉडी पे, लेकिन मदर की बॉडी पे इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि उनकी आरबीसी तो बिना RH की है। तो इसका नुकसान किसको होता है? जब सबसीक्वेंट प्रेगनेंसी होती है और सेम फीटस आएगा। तो जैसे अपन वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन के अंदर अपना सेंसिटाइजेशन होता है, बिल्कुल वैसे ही ये पहला बच्चा या पहला फीटस जो है वो माँ को सेंसिटाइज करेगा। और अगर सेकंड बार भी ऐसा हुआ कि RH पॉजिटिव फीटस हुआ तो ये anti-RH एंटीबॉडीज बच्चे की आरबीसी को खत्म कर देती है। माँ की आरबीसी पे तो RH है ही नहीं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिस। जरूरी थोड़ी है कि जो बेबी होगा उसका, जो फीटस होगा उसका RH पॉजिटिव नहीं, मैंने कब कहा जरूरी अगर है? नेगेटिव होगा तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, जरूरी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यही कंडीशन है। और ये कंडीशन जो है ना बेटा, वो क्योंकि हम लोग आगे जाके जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, मैं अभी इसलिए नहीं बताना चाह रही क्योंकि तुम फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। ये हमेशा मेंडेलियन डोमिनेंट पे चलती है। तो जब हम RH पॉजिटिव को देखते हैं, अच्छा एक बार बताओ, अब अगर हम लोग एक पॉपुलेशन के अंदर देखें तो कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव होते हैं? 85 को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 80%। तो डोमिनेंट कौन है? पॉजिटिव। तो जो डोमिनेंट होता है वो अपना कैरेक्टर हमेशा और हमेशा शो करता है। तो ज्यादातर चांस ये होते हैं बेटे कि अगर मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है तो फीटस जो है 80% चांस उसके होते हैं कि वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं, फिर तो 2 क्या 4 बच्चे हो जाए, नेगेटिव हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ कंडीशन कब आएगी? जब मदर और फीटस की RH कंपैटिबिलिटी जो होगी वो मैच नहीं करेगी। दोनों का पॉजिटिव हो तो चलेगा, फादर बड़ी नेगेटिव हो। किसका? RH फादर का बड़ी नेगेटिव हो, मदर और बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो तो क्या होगा बताओ? वही होगा, तो पहले बच्चा तो जो बच जाएगा, RH लेकिन पॉजिटिव वाला होगा उसकी negative। कैसे? सेकंड बच्चे के साथ भी होगा। एंटीबॉडीज का कोई बना लेगा ना मैम। बताओ, बच्चा RH पॉजिटिव मदर है और फीटस जो है RH नेगेटिव है। अब फीटस जो है उसकी आरबीसी अगर मदर के अंदर जाएगी भी तो क्या फर्क पड़ेगा? उसके ऊपर तो RH है नहीं ना, तो बस कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो कंडीशन देख रहे हैं ना बेटा, वो ये कंडीशन देख रहे हैं, एंड फॉर दिस मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज RH पॉजिटिव। ये कंडीशन इसके लिए है, नहीं तो हम कुछ भी लगा सकते हैं ना। जरूरी तो ना कि सबके नेगेटिव जो माएँ होती हैं उनके बच्चे पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं। 15% डोमिनेंस चलता है हम लोगों का। और कुछ RBC WBC बताओ? कुछ नहीं, कुछ ऐसा कि मैम ये वाला क्वेश्चन समझा दो, या ये मुझे समझ में नहीं आया, या मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। ब्लड में एंटीकोगुलेंट फैक्टर हाँ, हिपेरिन होता है और इसीलिए तो हमारा ब्लड जो है वो बहते समय कभी भी कोएगुलेट नहीं होता। मैम ये फिब्रोजिन क्या होता है? फिब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर होता है। फैक्टर और ये प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, ये दोनों प्रोटीन मैंने लिखवाया है, प्लाज्मा प्रोटीन है। बट ये ना दो चीजें आ रही हैं इसके अंदर। क्या आ रही है? जैसे एक नेचुरल कॉपुलेशन आ रहा है, इसके अंदर उसका हिपेरिन आ रहा है। कोएगुलेशन नहीं बेटा, क्वेश्चन है नेचुरल एंटी कोएगुलेंट। एंटीकोगुलेंट एंटी का मतलब क्या होता है? जो रोकेगा, फाइब्रिन बनता है वो आगे जाके। फाइब्रिन को बनने से रोकेगा। और ये है हेपेरिन और वो फाइब्रिन जिसका दो प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोथ्रोम्बिन बदलेगा थ्रोम्बिन में, ये थ्रोम्बिन क्लीव करेगा फाइब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर, ये फिब्रिन क्लॉट बनाएगा। तो ये तो हमारे मेजर वो प्रोटीन है जो कि हमारे कोएगुलेशन के लिए चाहिए, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है? ये तो क्लॉटिंग फैक्टर है। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर हमेशा हमारे प्लाज्मा के अंदर है, लेकिन हमेशा तो हमारे ब्लड के अंदर कोएगुलेशन या फिर क्लॉटिंग नहीं होती। तो जब बह रहा है तो उसे कौन रोकता है? वो रोकता है हिपेरिन। समझ में आ रही है मेरी बात?
चलो अब क्योंकि ये हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ रहे हैं बेटा, तो हालांकि डिजीज के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे इसको साथ में लिख लो, 2-3 बार लिखते हैं ना तो चीजें अच्छी तरह से याद होती हैं। एक है फैक्टर हमारा 8, एक है फैक्टर हमारा 9th। ये दोनों फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ये जब किसी के ब्लड के अंदर नहीं होते तो डिजीज होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। सो दिस इज हीमोफीलिया ए एंड दिस इज हीमोफीलिया बी। डिजीज के अंदर भी पढ़ाऊंगी, बट अभी यहाँ पे ज्यादा अच्छा है, लिख लो उसको साथ में ना। जेनेटिक डिजीज है बच्चे, यानी वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। क्लियर? इसके साथ में ये भी लिखना कि जो 9th वाला फैक्टर है, अगर वो नहीं होता और हीमोफीलिया बी किसी को होता है तो हम उसे बोलते हैं क्रिसमस सिंड्रोम। क्रिसमस सिंड्रोम, क्रिसमस सिंड्रोम 9th वाला। तो 2 तरह की हीमोफीलिया हो सकती है। हीमोफीलिया क्रिसमस सिंड्रोम किस कंडीशन में होता है? जब क्लॉटिंग फैक्टर 9th नहीं हो। अगर 8th नहीं होगा तो क्या होगा? हीमोफीलिया ए। 9 नहीं होगा तो होगा हीमोफीलिया बी, और हीमोफीलिया बी को क्रिसमस सिंड्रोम भी कहते हैं।